कि 5 से 7 हज़ार लोगों को औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर घर मिलेंगे, ये इम्तियाज़ साहब की क़यादत की बदौलत मिलने वाली, ये हमारा काम रहेंगे। आप जिन पार्टियों की बात कर रहे हैं ना, ये पार्टियाँ सिर्फ इल्ज़ाम लगाना जाने, इनके अंदर ज़मीन के ऊपर कुछ भी हकीकत नहीं है इनकी। मैं आपको बार बार कहूँ, कल भी नासिर सिद्दीकी साहब ने कहा है कि 3 चुन के आए थे, कौन सी बिल में घुसे उसका जवाब आज तक देते नहीं। और जिस किसी ने कहा है वो अकल के कम है। अच्छा, उनसे ये पूछे कि कितने mm की पिस्तौल थी और कितने mm की बोर से मारा गया था। अच्छा, पता है कि उनको जो विरोध कर रहे, स्टंटबाजी कर रहे, जो कह रहे कि यूं लगना था, त्यों लगना था, उनकी नौटंकी ड्रामेबाजी में सब देख रहा हूँ। सुनिए मेरी बात, 9 mm का पिस्टल था वो। 9 mm के पिस्टल से जब गोली चलती है ना, तो सब याद आ जाता छठी का दूध। असद अभी साहब ने कभी नहीं कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के नकाब हटा लो और योगी को पिना दो। वो नहीं बोला। सुनिए, नहीं, हमने कब कहा कि योगी ने भगवा वस्त्र पहन के पार्लियामेंट असेंबली में नहीं बैठना चाहिए, मुख्यमंत्री का ऐसा कोड नहीं होना चाहिए? अच्छा, मुसलमानों ने कब कहा? अरे भाई, हमारी राजनीतिक पार्टी, हम हर चीज का विरोध करेंगे। अच्छा, और हम हक़ानियत बता रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। इसमें अगर फायदा हो तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? वंचित की तरफ से बार बार चले जाते हैं, क्या बात है कि आखिर आपकी तरफ से कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि क्या वंचित और इमाम की गठबंधन क्यों टूटा? कि जो भी गठबंधन दलित और मुसलमान का हुआ था, इसके अंदर रोल किसका था? जरूरत किसकी थी? किसकी जरूरत थी? दलित और मुसलमान की थी ना जी। मैं बड़ी साफ बात आज आपसे कर रहा हूँ, वो लोग ने भी कान खोल के सुन लेना। जो और यही अफरा तफरी हुई, यही बिखराव का माहौल आ गया। हर बार जो है तो फिरका परस्त ताकत चुन के आ रही थी। हमारे बुजुर्गों ने बैठ के एक चीज़ तय करे, सुन लीजिए आप इसके अंदर। अमीर शरीयत आली जनाब हमारे वहीद काका नक्शबंदी साहब रहमाल, उनकी क़यादत के अंदर, उनकी सदारत के अंदर, मोतीवाला हल के अंदर पूरे शहर के जिम्मेदार लोग बैठे थे। कब की बात कर रहा मैं? पूरे शहर के, जिसके अंदर जमात इस्लामी के लोग थे जिम्मेदार मौजूद, जिसके अंदर तबलीग जमात के उलमा दीन मौजूद थे, सुन्नी जमात के थे, तमाम मिली तंजीमों के लोग मौजूद थे उसके अंदर। और वहाँ बैठ के ये तय हुआ, दलित समाज भाग गया दावड़ा साहब के पीछे, जो बचा वो भाग गया दुबे साहब के पीछे, कुछ मुसलमान चले गए जावेद साहब के पीछे, और जितने वोट उनको उस वक्त गंगाधर गाड़े साहब को मिले, मुस्लिम समाज के वोट मिले थे। दलित मुसलमानों को इत्तेहाद करने का काम पहले से चल रहा है हमारे बुजुर्गों का। और सबसे अहम बात बताता हूं मैं, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। जब जब इमाम पार्टी की तरफ से बोलने वाला चेहरा जब सामने आया, आवाज़ जब सामने आई, तो आरिफ हुसैनी का चेहरा सामने आता है। आरिफ हुसैनी निडर बोलते हैं। ऐसे इश्यूज़ पे आज इनसे बात करेंगे, जो इश्यूज चल रहे हैं, जिसको गरमाया जा रहा है, या फिर ये किसी पार्टी के स्टंट चल रहे हैं, आपस में जो है विवाद चल रहे हैं, जिसको लेकर हम आरिफ हुसैनी के पास बात करने के लिए आए हैं। आरिफ हुसैनी जब इमाम के ऊपर जब बात आती है तो एक प्रवक्ता के तौर पर आरिफ हुसैनी आगे आते हैं। आरिफ हुसैनी साहब, वेलकम है औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सर, सीधा सवाल, बड़ा सवाल मेरा ये है कि हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है, तो क्या इमाम पार्टी इसके ऊपर राजनीति कर रही है? सर, इमाम पार्टी का इससे क्या लेना देना? इमाम पार्टी का दूर दूर तक ये इशू से लेना देना नहीं। इशू हो रहा है उडुपी के अंदर, इशू कर रहे बीजेपी की गवर्नमेंट। और मुझे एक बात बताइए आप सबसे ख़ास तौर से, कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब का इस्तेमाल करती है, मुस्लिम महिलाएं नकाब का इस्तेमाल करती है। मज़हब इस्लाम ने या मुसलमानों ने कब डिमांड की, और कौन से लोग जो इनका विरोध कर रहे हैं कि तुम भी बुरखा पहन लो बोल के? किसी आदमी को बोलेगा बुरखा पहनो बोल के, बुरा क्यों लग रहा है इस बात का? हिजाब के मुतालिक से जो नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये काम बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है उडुपी की। और मुझे एक बात बताइए कि हिजाब तो आजकल में नहीं पहना जा रहा है, इसका इस्तेमाल आज नहीं, ये तो अज़ल से किया जा रहा है। पेट में अब दुख रहा है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को सामने रख के सभी ड्रामेबाजी नौटंकी चढ़ रही है। नहीं, फायदा नुकसान की बात नहीं है। मेरी एक बात सुनिए, अगर समाज के अंदर बीजेपी सत्ता में रह के, सुनिए मेरी बात सुनिए, सब दे दिए जवाब असद अभी साहब ने। आप डिबेट नहीं देख रहे हो? नहीं, डिबेट देख लिया, हर चीज से पता, शरई एतबार से, शरई एतबार से उसका फायदा उठा रहे हैं। आप सुनिए जी, शरई एतबार से भी समझा दिए, फायदा वो भी तो कानून के एतबार से भी समझा दिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी समझा दिए। अब ना समझो का काम है कि समझ लेना इलेक्शन में वो तो। और असद अभी साहब ने कभी नहीं कहा है कि मुस्लिम महिलाओं के नकाब हटा लो और योगी को पिना दो। वो नहीं बोला। सुनिए नहीं, हम वही। और दूसरी एक चीज तो चल रही है, नकाब नहीं, ठीक है, ये लिबास के ऊपर लाएंगे। कल आप खाने, इससे पहले आपने खाने पे ला लिए थे, खाने का इशू खत्म हो गया, अपना नकाब ला लिए। अच्छा, हमने कब कहा कि योगी ने भगवा वस्त्र पहन के पार्लियामेंट असेंबली में नहीं बैठना चाहिए, मुख्यमंत्री का ऐसा कोड नहीं होना चाहिए? अच्छा, मुसलमानों ने कब कहा किसी के वस्त्र के ऊपर और किसी के ड्रेस के ऊपर कोड किया? सुनिए, 1900 न जाने कब से स्थापन हुआ आरएसएस का, कब से हुआ स्थापन? आरएसएस जैसी संस्था जो देश के अंदर पूरी नफरत की राजनीति करती, उनने कई सालों तक हाफ चड्डी पहनी, पूरी ओरियाना तक अश्लीलता फैलाती फिरी। कभी विरोध किया हमने? उनको शर्म आई, लाज आई, उन्होंने खुद फुल पैंट पहन ली। तो भैया, किसी के पहनने पहनाने में आप जा रहे क्यों? हमने कभी इसका विरोध कर रहा है सर? जैसे फिर कौन लोग कर रहे हैं?
कौन हिंदू समाज आप कर रहे हैं फिर विरोध? मुझे नहीं, आप कर रहे हैं? मुझे बताइए नहीं, आप विरोध कौन कर विरोध कर रहा है? विरोध कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी इसके समर्थन में है, दूसरी दीगर पार्टियां इसके समर्थन में बात कर रही है, फिर आप नाम किसका ले रहे हैं? भाई यही तो बता रहा हूं सर मैं। जब आपको जवाब पहले जब हम पहले जवाब दे चुके कि उडुपी की गवर्नमेंट और बीजेपी की गवर्नमेंट इस इशू को भड़काया, इसको उठा रहा है, बेतुके इशू को उठा रहा है। अरे आप कभी मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या आपने इंटरव्यू? आप पूछे उनसे कि वो हिजाब का इस्तेमाल क्यों करते? पूछा किसी ने? सर मैंने, वो करते हैं इस्तेमाल, खत्म हो वो नहीं चल रही है गई इशू। आज आपने टी शर्ट क्यों पहने? सर ये आपने पैंट क्यों पहने? क्या पहनना तो फिर क्यों लेडीज के राइट्स नहीं? लेडीज के राइट्स नहीं है क्या? वो मैं राइट्स की बात, ख्वातीन के राइट्स नहीं है क्या? हाँ, फिर वही बात है, सबको आजादी है मेरे भाई। सुनिए मेरी बात, आजादी सबको जो चाहे इस्तेमाल। सुनिए, आप लुंगी पहनेंगे तो हमने कभी एतराज नहीं करे, आप धोती पहने हमने एतराज नहीं करे, सब समझ गए। सवाल नहीं समझ रहे आप समझ गए सब सवाल। मैं सवाल क्या कर रहा हूं आपको कि इसका फायदा आपकी पार्टी उठा रही है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं नकाब की तरफ आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर, इसके ऊपर आप राजनीति कर रहे हैं। इसके ऊपर आपके बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब स्टेज पे कहते हैं कि मैं मुस्कान से बात कर चुका हूं, वीडियो कॉल पे बात हो चुकी है, सलाम है उसको। तो क्या गलत कर रहे हैं सर? ठीक है ना, तो गलत किया गलत क्या नहीं? गलत आप भी कर रहे हैं राजनीति, इसमें आपकी पार्टी भी राजनीति कर अगर रही है। किसी एक बच्ची ने उनका मुकाबला करी, अगर किसी एक बच्ची ने उनके बीच में खड़े रहकर अल्लाह अकबर का नारा लगाई, उनने अपनी हिम्मत दिखाई वहां पर, उसकी हिम्मत अफजा नहीं करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? चलिए नहीं करना चाहिए, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, एक बात सुनिए। जैसे बीजेपी के पाले पापा की परिया जिस हालत में फिरती है, क्या मुस्लिम समाज की लड़कियों को अपना वैसा भेज देना? नहीं कर रही है बात, वो नहीं चल रही है बात। ये चल रही है कि उत्तर प्रदेश में आपको इसका फायदा उठा रही है आपकी पार्टी। अरे मसला उडुपी का, वो यूपी में क्या अलग घुस रहा है इसको? ये तो वो भी तो यही चाह रहे हैं कि यूपी में चले, आप भी वही कर रहे हैं, यूपी में ले आना चाह रहे हैं। क्यों ले आना चाह रहे हैं यूपी में? आपका फायदा है कुछ इसमें? नहीं, फायदा तो आपका है क्या? आपकी पार्टी का आपका कुछ फायदा है क्या? पार्टी का फायदा? अरे भाई हमारी राजनीतिक पार्टी, हम हर चीज का विरोध करेंगे और हम हक्कानियत बता रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं। इसमें अगर फायदा हो तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आगे सवाल ही करते हैं कि बीच में जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आपके पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर गोलियां चली। शिवसेना के एक बड़े लीडर कहते हैं कि ये तो सारा स्टंट था। देखो, शिवसेना जब से स्थापना हुई आज तक वो स्टंटबाजी करते हुए है। अच्छा। स्टंटबाजी करते करते सत्ता उन्होंने हासिल कर ली है। अच्छा। ये तो आपको भी पता है। और जिस किसी ने कहा है वो अकल के कम है। अच्छा, उनसे ये पूछे कि कितने एमएम की पिस्तौल थी और कितने एमएम की बोर से मारा गया था? अच्छा, पता है कि उनको? जो विरोध कर रहे, स्टंटबाजी कर रहे, जो कह रहे कि यूं लगना था, त्यों लगना था, उनकी नौटंकी ड्रामेबाजी में सब देख रहा हूं। सुनिए मेरी बात, 9 mm का पिस्टल था वो। 9 mm के पिस्टल से जब गोली चलती है ना तो सब याद आ जाता छठी का दूध। उनको कहो जो विरोध कर रहे हैं ना कि स्टंटबाजी थी, आप बैठो मतलब गाड़ी के अंदर और 9 mm के पिस्टल से मतलब ड्रामे करेंगे मल्लापुर, देखेंगे उनका क्या होता। 10 बार बीपी चढ़ के 20 बार नीचे उतर जाएगा, हो सकता है एक आध बार हैबत से उनका हार्ट फेल भी हो जाएगा। वो असद साहब जिगर वाले आदमी थे जिन्होंने सामने गया 6 फीट की दूरी से इसका कितने शिगाफ पड़े हो। और इंडिवर गाड़ी हो, इंडिवर गाड़ी का मेटल कितना होता है उसका देखिए अपने बॉडी का, इतने बड़े बड़े छेद पड़े उसके अंदर। और ये बेवकूफों को अगर ड्रामा दिखता है तो इसके ऊपर अब अपने क्या बोला, हंसी सकते हैं इनके ऊपर और क्या बोल सकते हैं। और वो लोग अभी आज कस्टडी में है, कस्टडी के अंदर कन्फेशन स्टेटमेंट दे रहे हो। उसी के बाद में जिसने उनको रिवॉल्वर दिया था वो भी अरेस्ट हो रहा है, उसकी भी कन्फेशन स्टेटमेंट आएगा। सब ड्रामा लग रहा है क्या? सब ड्रामा लग रहा है। अच्छा, ड्रामा महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र के अंदर क्या ड्रामा चल रहा है सर? ये जो चल रहा है ना, जो सच बात को भी अगर झूठ बताने की कोशिश करे इसको ड्रामा कहते हैं। इसको ड्रामा कहते हैं। अच्छा, आपकी नजर में ये ड्रामा हो गया? जो कह रहे हैं उनकी बात बोल रहा हूं मैं। अच्छा, जो इसको ड्रामा बता रहे हैं वो अपना काम छोड़ के ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, चलिए सर, आप जब जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, अब जब बात आती है दलित और मुस्लिम की एकता की बात आ जाती है सर, जो हमने 2000 जैसे खासदार साहब एमपी जब चुन के आए उस वक्त वो हमने नजारा देखा औरंगाबाद में। सवाल वंचित की तरफ से बार बार चले जाते हैं, क्या बात है कि आखिर आपकी तरफ से कोई जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं होता है कि क्या वंचित और इमाम की गठबंधन क्यों टूटा? ये सबसे बड़ा सवाल पूरे महाराष्ट्र के लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि आखिर क्या ऐसी वजह थी वंचित और इमाम का गठबंधन टूट गया। और अब जब टूटा, किसकी तरफ से टूटा, ये दीगर पार्टी आपको चैलेंज कर रही है कि आप आइए डिबेट के लिए बैठिए हमारे साथ। फिर क्या बात है कि आप लोग नहीं बैठ रहे सर? जवाब क्यों नहीं दे रहे? मेरे को एक बात बताइए आप कि जो भी गठबंधन दलित और मुसलमान का हुआ था, इसके अंदर रोल किसका था? जरूरत किसकी थी? किसकी जरूरत थी? दलित और मुसलमान की थी ना जी। और जो भी गठबंधन हुआ था, मैं एक ठीक है पार्टी की बात को आप बाजू रख दो, मैं बड़ी साफ बात आज आपसे कर रहा हूँ, वो लोग ने भी कान खोल के सुन लेना। जो इसके अंदर राजनीति करके खुद जिंदा होना चाह रहे वो दफन हुए वो लोग कभी जिंदा नहीं होते। अच्छा, मेरी एक बात ये है कि ये पहल कहीं की थी? दलित मुसलमान एक जगह आने की थी, यही थी ना? जी हाँ। 288 का मतदार पूरा प्रदेश है। जी हाँ। कितने सीट देने की बात कर रहे थे? आपने कई इंटरव्यू कर ली जी, उनको पूछना था अपने सवाल, कितने सीट देने की बात कर रहे थे? आपको सीटें तो अच्छी खासी दे रहे थे। नहीं, आपको मालूम ही नहीं। फिर आप 24 सीटें, 24 कोई 24 नहीं, कोई 24 नहीं दे रहे थे। सुनिए मेरी बात, इसलिए कितने सीटें आप तो बताइए ना, फिर आप बताइए ना कितने सीटें आपको मिल रही थी? अब सुन लीजिए आप जी, इस बात को आप थोड़ा सा पार्टी से बाजू हटा, इसका जवाब भी चाह रहे हैं ना, जवाब ले लो। सिर्फ 7 से 8 सीटें देने की बात कर रहे थे 288 में से। अच्छा, हो गई।
रनिंग सीट इम्तियाज जलील साहब की, आप किसी से भी अगर युति करेंगे, बताइए उसके लॉजिक क्या होते हैं, उसके उसूल क्या होते हैं, गठबंधन के उसूल क्या होते हैं, बताइए, आप बताइए क्या होते हैं। नहीं वो तो है सर, किसी मुद्दे होते हैं ना जी, मुद्दे होते हैं ना जी, कुछ कमेंट्स होते हैं, हो गए जी, कुछ शर्तें होती है जी, पार्लियामेंट में वो मंजूर हुआ, आपको गठबंधन हुआ, जी, जोश और जज्बा नहीं रहता, मुद्दों के आधार पर गठबंधन होते जी हाँ। तो पार्लियामेंट में मुद्दों के आधार पर हुआ, असेंबली में मुद्दों के आधार पर नहीं हुआ। अच्छा, बड़ी सिंपल बात है। दूसरी चीज 228 में से आप कितने दे रहे थे हमको? आपका कहना है कि 7 से दे रहे हैं। 7 से 8 दे रहे थे, तो कौन दे सकता? आप बहुत पावरफुल है, आप बिल्कुल 280 जीता के ला रहे करके हमको 8 दे रहे ना जी। अरे हम तो 2 पे थे, हम तो 2 पे है। अच्छा, कहाँ है 280 वाले अच्छा, जो हमको नहीं दे रहे थे? सवाल उनसे मेरे भाई, अच्छा, सवाल उनसे है। 228 में से तो उनके तो कम से कम 150 आ जाना था। फिर आप बताइए सर, मैं कितना है? नहीं सर ठीक है ना, नहीं ठीक है, नहीं चलता। नहीं देखो, जब आप लोग, जब आप मेरी बात सुनिए, नहीं नहीं नहीं, आप जब जो ना जिनकी कोई सियासी हैसियत नहीं है, जिनकी कोई सियासी ताकत नहीं है, ऐसे लोगों के सवाल जब हमसे ला रहे तो हम भी आपकी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं कि उनसे सवाल करो। दे रहे कौन थे? एक सेकंड सुनिए आप, सुनिए ना मेरी बहुत अच्छी शुभ बात हो, सुनिए आप पूरा सुन लीजिए। एक सेकंड सुनिए आप। अरे इतना जवाब, आप जवाब ही नहीं लेना चाह रहे। मैं मुद्दे की बात कर रहा, मैं मुद्दे की बात कर रहा, आप उनको सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। मेरा बोलना यह है कि आप 288 में से हमको कितने दे रहे थे? जी 8 देता कौन? जो ताकतवर है। अच्छा, ताकतवर बने कैसे आप? सुनिए ना, अरे भाई कौन दे रहे थे 288 में से हमको? अरे सर ताकतवर बने कैसे हैं आप? अरे बोलते ही नहीं आप। 288 में से 8 कौन दे रहे थे? मैं दे रहा था क्या? अरे सब ठीक है ना, ताकत ठीक है कैसा? ठीक होता, ठीक अब ताकतवर कैसे बने? ठीक कैसा होता? अरे दलित वोट ठीक मिले, कैसा होता? दलित वोट मिले? ये क्या पहली बार हुआ है क्या? नहीं सर, दलित वोट आपकी मालूमात में इजाफा कीजिए जनाब। वन साइड वोट पड़ी है सर आपको। अब आप जवाब ले लीजिए पूरा। हाँ, बोलिए आप। हो गया आपका बोलना? वन साइड वोट पड़ी है सर और कुछ आपको। पूछना है तो पूछिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, और पूछिए, और पूछ लीजिए। ताकत की जब बात चल रही है तो ये बात याद रखिए सर। एक सेकंड, एक बात आप याद रखिए, अगर आपको जवाब लेना है सर, आप सवाल समझ नहीं रहे। नहीं, सब समझ गया मैं। आपको सवाल क्या समझे बताइए मुझे। आप क्यों बोलना चाह रहे हैं ना कि भाई आपको वोट मिले, दलित होने वन साइड वोट दिए? आपका सवाल समझ गया मैं। अच्छा ठीक है, आप जवाब ही लेना चाह रहे हैं सर। जवाब नहीं, कुछ बेचैनी है क्या आपको? आरिफ हुसैनी साहब देखिए, मुझे एक बात बताइए। नहीं, किसने आपको बोला कि आरिफ हुसैनी को बोलने मत और खाली तुम बोल के चल जाओ? नहीं नहीं सर, बात वो नहीं है, किसी के सुनने वाले हम है भी नहीं। मेरा ये सवाल है क्यों नहीं सर, सुन रहे? ताकतवर आप सवाल जब मुझसे कर रहे हो तो जवाब क्यों नहीं लेना चाह रहे? आप बोल रहे ना कि वो ताकतवर नहीं है। मैंने बोला ना भाई, हम तो 2 पे थे, 2 पे आ गए। ठीक है, चलिए, 180 280 के 30 मार्का कहाँ है? चल ठीक है, जवाब दीजिए आप। चलिए। दूसरी बात एक ये है कि अब दलित मुस्लिम के इत्तेहाद की बात थी ना जी, आपको मैं जवाब दे चुका जी, कि जब पार्लियामेंट के इलेक्शन आया तो मुद्दों के आधार पर संगठन हमारा गठबंधन हुआ और असेंबली में मुद्दों के आधार पर नहीं हुआ। जवाब इतना ही है। और जो लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी वो यूपी के अंदर, जिनका वजूद भी नहीं था, जिनको कोई मतलब भी नहीं था, जो दोनों नेताओं को जो तो ड्रामेबाजी जब भी बोले थे, वो आज छात्या पीट पीट के सवाल क्यों कर रहे? आप उनसे पूछिए ना, क्या रोल था आपका यूपी में? युति करने में क्या था, टूटने में क्या था, आपका फायदा क्या था, नुकसान क्या था? फायदा अब उनको कारपोरेशन में उठाना है, कोई पूछ नहीं रहा है, इसलिए नाटक और ड्रामेबाजी कर रहे हैं। दूसरी चीज, क्या आपको लगता है शहर के अंदर दलित मुस्लिम इत्तेहाद के ऊपर पहली बार ये इत्तेहाद हुआ था क्या? नहीं, पहली बार तो नहीं हुआ था, इससे पहले भी। वही जवाब मैं देना चाह रहा हूं जो आप सुन रहे हैं। आप सुन लीजिए, 1995 के अंदर, ये सबसे अहम बात बता रहा हूं मैं, शहर के लोगों को भी ये बात समझना चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए। हमारे बुजुर्ग, हमारे सियासी लोग इस शहर के अंदर ऐसे मौजूद है। 1995 का असेंबली का जो इलेक्शन था, आपको कुछ मालूम है इस ताल्लुक से? मैं आपको बताता हूँ। 1995 का जो असेंबली का इलेक्शन हुआ, 20 कैंडिडेट खड़े हुए थे। कितने? 20 कैंडिडेट में से 5 मुसलमानों ने फॉर्म भरा था। कितने ने भरा था? 5 मुसलमानों ने। और यही अफरा तफरी हुई, यही बिखराव का माहौल आ गया। हर बार जो होता फिरका परस्त ताकत चुन के आ रही थी। हमारे बुजुर्गों ने बैठ के एक चीज तय करे, सुन लीजिए अब इसके अंदर। अमीर शरीयत आली जनाब हमारे वहीद काका नक्शबंदी साहब रहमाल, उनकी क़यादत के अंदर, उनकी सदारत के अंदर, मोतीवाला हल के अंदर पूरे शहर के जिम्मेदार लोग बैठे थे। कब की बात कर रहा मैं? 1995। इनको मालूम है कि जो बातें कर रहे थे 1995 में पूरे शहर के, जिसके अंदर जमात इस्लामी के लोग थे जिम्मेदार मौजूद, जिसके अंदर तबलीग जमात के उलमा दीन मौजूद थे, सुन्नी जमात के थे, तमाम मिली तंजीमों के लोग मौजूद थे उसके अंदर। और वहां बैठ के ये तय हुआ कि भाई फॉर्म जिनको भरना है भर लीजिए, लेकिन ये कमेटी जिनकी तय करेंगे मुसलमान एक तरफा उनको वोट देंगे। क्या कह रहे थे? मुसलमान एक तरफा उनको वोट देंगे। हो गई बात ये जी। मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी जी। इसलिए 20 लोगों ने फॉर्म भर डाला, उसमें से 5 मुस्लिम थे। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि इतने काबिल लोग, इतने जहीन लोग, हमारे बुजुर्ग, जिनको सियासी सूझबूझ, सियासी दूरअंदेशी, सियासी नजरअंदेशी सब कुछ मौजूद थी, किसकी तायद करेंगे? वो तो जो उलमा बोलेंगे उसकी तायद करेंगे लोग। मगर उलमा क्या फैसला करेंगे? अब वही तो 5 मुसलमान खड़े हैं जी, यकीनन मुसलमान के हक में करेंगे ना? जी हाँ। सुनिए आप भी एक बात को, हमारे उलमाए दिन ने ये दलित और मुसलमानों के इत्तेहाद को एक मजबूत करने के लिए माननीय गंगाधर गाड़े साहब के हक में फतवा दिया था, उनके हक में सियासी राय दी थी।
ये हो गया हकीकत। जी। दलित समाज भाग गया दावड़ा साहब के पीछे, जो बचा वो भाग गया दुबे साहब के पीछे, कुछ मुसलमान चले गए जावेद साहब के पीछे, और जितने वोट उनको उस वक्त गंगाधर गाड़े साहब को मिले मुस्लिम समाज के वोट मिले थे। दलित मुसलमानों को इत्तेहाद करने का काम पहले से चल रहा है हमारे बुजुर्गों का। और सबसे अहम बात बताता हूं मैं कि जब वहीद काका ने शरई अदालत के अंदर गंगाधर गाड़े साहब को बुलाया और जब कहा कि आइए गंगाधर गाड़े साहब, अब हमने मुस्लिम तंजीम ने, मुस्लिम कमेटी ने यह तय की, उलमाए दीन ने, कि इस इलेक्शन के अंदर मुस्लिम समाज का तकरीबन वोट पूरा आपको देंगे, ऐसी राय और हम ये ऐसा मशवरा और ऐसी तायद और हिमायत आपको देते हैं। गंगाधर गाड़े साहब बेख्तियार होने लग गए। उन्होंने कहा इलेक्शन का नतीजा कुछ भी निकले, लेकिन आप लोगों ने मेरे हक में फैसला किया, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। ये फैसले भाई जनाब जब से होते चले आ रहे। और दूसरी एक मैं अहम बात बताता हूं कि हमारे बुजुर्गों की सोच कितनी मजबूत थी कि दलित मुसलमान को वोट अगर एक जगह आ जाएगा तो यकीनन कामयाब मिल जाएंगे, लेकिन सत्ता में बैठी हुई कांग्रेस थी। हम चमकने वाली चीज के पीछे जाने वाले लोग। मैं बता दिया दलित समाज किधर चलेगा, मुस्लिम समाज किधर चल गया। और एक बात, जब नामांतर का नया इशू चला, जब नामांतर की लड़ाई चली, जिनको आज वंचित और बहुजन की बहुत फिक्र पड़ गई, दलित और मुसलमानों की, वह इतना बड़ा भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इशू चल रहा था, किसी एक आंदोलन में आए थे कि कभी ये लोग दलित मुसलमान की बात कर रहे हैं? आरिफ हुसैनी तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के हर आंदोलन में रहा। बशीर भाई बोल के हमारे इसके सामने प्रगति कॉलोनी है, कौन सी कॉलोनी देखिए, प्रबुद्ध नगर जी, पूरी फैमिली को लेके आते थे वो। साजिद मौलाना साहब मौजूद है भी। ये तमाम लोग, हम सब लोग जाके शाना बशाना इनके आंदोलनों में शामिल होते थे। क्यों शामिल होते थे? हम भी चाहते थे दलित मुसलमान एक जगह आ जाए। ये हमारी सोच थी, हमारी फिक्र थी, हमारी तड़प थी। मैं ये नहीं मिली कामयाबी, कोई बात नहीं, लेकिन हम आंदोलनों में शामिल रहे। उसी तरह आज मैं बता दूं, प्रकाश निगाड़जे साहब, रमेश भाई खंडागड़े, मिलिंद दाभाड़े साहब, राजू प्रधान साहब, हमारे वार्ड से बंडू प्रधान साहब चुन के आए थे। तमाम बच्चों को लेके आते थे। अमित भुईगढ़, हमारे भुतकर साहब, लक्ष्मण भुतकर, ये सब हम सब एजुटेशन में शामिल थे। ये जो लोग आज ये दलित मुसलमान की बात कर रहे हैं ना, ये कोई एक दलित मुसलमान के एजुटेशन में आए नहीं। अच्छा। दलित समाज को मदद करने का वास्ते आए नहीं। और आज बड़ा क्यों टूटा, हमको बताओ, बता दिया आरिफ हुसैन ने आज तुम्हारी पूरी हकीकत खोल के रख दी। अच्छा। ये है हकीकत शहर के दलित मुसलमान की। ये कब से अजल से चला रहा दलित मुसलमान एक जगह ना। लेकिन आज बताइए मेरे को, हाँ, महाराष्ट्र के अंदर कितने दलित समाज की पार्टियां हैं? बहुत है सर। तो फिर पहले आप उनमें तो इत्तेहाद कर लो जी, पहले उनमें इत्तेहाद जरूरी था ना। और एक बात सुन लीजिए आप, जब दलित समाज का इत्तेहाद हुआ, दलित समाज का इत्तेहाद आज से 15 साल पहले हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तो दलितों का जब इत्तेहाद एक जगह से, तमाम पार्टियों के, रिपाई के लोग, आरपीआई के लोग, तमाम दलित पैंथर के लोग, जितने संगठन के छोटे बड़े सब एक जगह आए, तो आपने महाराष्ट्र से 4 MP चुन के दिए थे जी, 4 MP चुन के दिए, जिसमें जोगेंद्र कवाड़े साहब चुन के आए थे, रामदास आठवले साहब चुन के आए थे, प्रकाश अंबेडकर साहब चुन के आए थे, रासू गवई साहब चुन के आए थे। क्यों इत्तेहाद बिखरा आपका? और जब से आपका इत्तेहाद बिखरा, कोई चुन के नहीं आ रहा। अच्छा, ये है हकीकत। ये हकीकत है। तो हमको मुस्लिम समाज को भी सुनिए, मुस्लिम समाज को भी एक जगह आना पड़ेगा, दलित समाज को भी एक जगह आना पड़ेगा। 7 सीटों की जब आप बात कर रहे हैं तो आपके पास कोई पुरावा था कि वो लोग आपको 7 सीटें ही देने वाले थे? वो अलग कह रहे हैं, इसका मतलब फिर कौन सच कौन बोल रहा है? वो कहते हैं कि हम 7 सीटें नहीं दे रहे थे, ज्यादा सीटें आपको दे रहे थे। झूठे है वो एक नंबर के, जो ये बात कर रहे हैं, जो ये प्रूफ, सुनो ना मेरे बात, प्रूफ है। मेरा सवाल आप सुन रहे हैं आरिफ साहब, मैं प्रूफ दे रहा हूं, आप लेते ही नहीं। सब आपका सवाल मार दे रहे, आप सवाल ही सुन रहे नहीं। सुन लिया मैं, आपको प्रूफ होना ना, मैं आपको सवाल सुनिए ना, आप 2 मिनट, आपको प्रूफ दे रहा हूं ना, जी, ले लीजिए आप। अच्छा, आपने इम्तियाज साहब से बात की कभी इस ताल्लुक से? इम्तियाज जलील साहब से मेरी उस टॉपिक पे कीजिए, आपको बता देंगे। कोई प्रदेश अध्यक्ष थे डॉक्टर गफार कादरी साहब से कभी बात की आपने? उस टॉपिक बात नहीं। पूछिए, आपको क्या लगता है हमारे नेता क्या गलत बताएंगे? उसके अलावा आप कभी प्रकाश अंबेडकर साहब उनसे पूछे, ये थे गठबंधन के मेन लोग, ये आएंगे कोई भी उठ के, जिनको ABCD मालूम नहीं, और बोलेंगे वो ऐसा नहीं था वैसा था, तो आरिफ हुसैनी और MIM मानने को तैयार नहीं, ना समाज मानने को तैयार है। अच्छा, यह है हकीकत, मैंने आज आपके सामने बता दिया। जो अभी इस कमरे के अंदर आप और मैं 3 लोग मिलकर यहाँ बात कर रहे हैं, चौथा मौजूद नहीं है, वो कैसा दावा करता बाहर से? अच्छा, कि नहीं अंदर 6 लोग थे। अच्छा, चलिए छोड़िए, अब ये बात सारी छोड़िए। क्या गठबंधन आगे आप करने के लिए तैयार रहेंगे? देखिए, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि गठबंधन एक बार नहीं 10 बार हो सकते, 10 बार टूट भी सकते, 10 बार हो भी सकते। गठबंधन में आपको पूरा है, मतलब मेरी सुनिए भाई, मुद्दों के आधार पे होते मेरे भाई। क्यों आपने कभी एक बार सवाल नहीं करा सेना BJP से कि 17 साल का तुम्हारा जो नहीं सुनिए ना, 17 साल का आपका निकाह अभी आपकी चल रही है ना, निकाह तो आपका टूटा है, उनका टूटा है, उनसे बात करेंगे। हमारा तो बात करिए ना, हमारा तो रिश्ता ही छुआ था जी, काय का रिश्ता हमारा? अरे नहीं सर, उनका तो संसार टूटा। नहीं सर, आपको बड़ी हमदर्दी आ रही है उनके BJP शिवसेना की, बड़ी हमदर्दी आ रही है सर। उनकी हमदर्दी किसी की नहीं आ रही है, हमारा काम ही आपसे सवाल करना है। हमको बाकी किसी की हमदर्दी से कोई लेना देना नहीं है, किससे कितनी सीटें चुन के आ रही है, किसकी कितनी गिर रही है, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा सवाल ये, आप एक प्रवक्ता है पार्टी के, हम ये कह रहे हैं कि आपके आगे गठबंधन हो सकता है क्या? देखिए, गठबंधन मैंने आपको बार बार कह चुका हूं कि ना, गठबंधन जज्बा, बड़े भाई छोटे भाई हैं सर। सुनिए ना साहब,
आपको जो छोटा बड़ा लंबा नीचा सब कर लो आप। नहीं सर, आपके हमारा बड़े- कहना आप हमारा कहते हैं कहना बड़े भाई हैं। हमारा कहना ये है, सुन लीजिए, बड़े वो भाई कहते हैं छोटे भाई हैं। ये हमारी तहजीब है कि हम आपको बड़ा भाई कहते हैं, हम जाहिद भाई को बड़ा भाई कहते हैं, हम सबको बड़ा भाई कहते हैं, तहजीब से रहते हैं, अखलाक के दायरे में सबको जवाब देते, और अखलाक का दायरा जिनमें छोड़े उनको धर रस्ते की धूल भी चढ़ा देते। बता अच्छा। देंगे आपको, कारपोरेशन के इलेक्शन बताएंगे, जितने बड़े बड़े बागड़ बेल्ले बातें कर कितनी रहे सीटें आ सकती है सर आपकी? हैं, हाँ? एक अंदाज आपका, कितनी सीटें आपकी आएगी? जो आज तिगड़म सरकार बैठी उनकी कितनी आ सकती? नहीं, उनका मैं क्यों बताऊं सर, मेरा सवाल आपसे, आपकी इमाम पार्टी से, मुझे बोलो उनसे ना, क्या लेना सत्ता में- देना सत्ता में है? बैठे हुए लोग। मुझे उनसे क्या लेना देना है सर? अच्छा, जिनके तरफ से आप सवाल कर रहे हैं उनकी कितनी आ सकती? नहीं, उनकी तरफ से हम क्यों सवाल, मैं किसी की तरफ से सवाल नहीं कर रहा हूं सर, मैं किसी का प्रवक्ता थोड़ी हूं कि उनकी तरफ से मैं सवाल करूं। सवाल तो वैसे आ रहे हैं प्रवक्ता है आपके, सर। नहीं सवाल तो वैसे आ रहे हैं आपके, सवाल वैसे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा पूरा बिठा के आपको समझाएगी, ये पूछो। नहीं 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 सर, सर, ऐसा नहीं है कि, एक बात सुनिए, किसी की पार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं, हमारा काम सवाल करना है। हम जैसा सवाल आपको करेंगे वैसा वंचित को करेंगे, वैसा बीजेपी को करेंगे, शिवसेना को नहीं करते आप ऐसे सवाल राष्ट्रवादी उनसे, को करेंगे, नहीं करते आप ऐसे सवाल उनसे, नहीं करते आप, हम बिके हुए लोग नहीं करते, हमारा काम नहीं करते ये आप उनसे, बिल्कुल करते नहीं हैं। करते आप, मैं करते बोल रहा हूँ हैं। आपको, मैं आपके बोल रहा हूँ कि आपकी कितनी सीटें आने की आपको लगता है कि चांसेस आप बना सकते हैं? अभी आपका माहौल जिस तरीके से चल रहा है हमारी पार्टी का, आप कितने सीटें बनाएंगे? आप और कुछ सोच सकते थे कि एमपी साहब खासदार बनेंगे? क्यों नहीं सोच सकते थे सर? गठबंधन वैसा हुआ था सर, अच्छा, गठबंधन था, सबको लगता था कि सीट आएगी चुन के, और आ गई ना। देखिए जनाब, ये आप सबकी मेहनत थी सर सुनिए उसमें। सुनिए, देख के ईमान लाने वाले बहुत देखे हमने। रिजल्ट आए बाद तो कोई भी ये बात करेंगे, रिजल्ट आने से पहले बात करना था। हमने सब देखा, वो नजारा, वो मंजर सब आंखों से देखे। मैं आपको पहले से अजल से लेके अभी तक पूरी सियासत बता रहा हूँ, और कुछ छटपुंजे लोग, कुछ भी वो चेले चपट्टे बातें करते हैं, उनको खातिर में लाके आप सवाल हमसे मत करो, जिनको ABCD नहीं मालूम। मैंने बताया था गठबंधन की सारी बातें आपको, पार्टी के हिसाब से थोड़ा सा किस बात का जवाब दिया मैंने आपको। ठीक है, ये बात सारी साइड में रख दीजिए, आप डेवलपमेंट पे बात करते बोलिए, हैं, बोलिए। मेन मकसद पे बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। अभी हमने देखा है सर, कहीं रोड ऐसे हैं जो बने नहीं है। अभी बुड्डी लाइन से अगर हम देखते हैं, हमारी नजर दिखती है तो आज़ाद चौक का कुछ इलाका बना हुआ है, अजीब जागीरदार हो, ईसा हाजी हो, उनका इलाका कुछ बना हुआ है। लेकिन उससे हटके जब हम नीचे की तरफ आते हैं सर, पूरे रोडों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो क्या इमाम पार्टी ऐसे रोडों का काम करने के लिए आगे आएगी सर? फिर सुनिए मेरी बात, अब आप मेरे को नहीं मालूम कौन से रास्तों से गुजर रहे, गड्ढे कहाँ है बताओ? तो सर आगे की गोल्डन स्टार बेकरी के पास की बात कर रहा हूँ सर मैं। अच्छा, ऊपर बात कर रहे हैं आप? जी, उधर की नहीं, बात तो कर मैं रहा वही बता रहा कि काम एक साथ उन्होंने शुरू किया है। अभी शाहबाजार की तरफ का पैचवर्क कंप्लीट हुआ, अभी फिरोज साहब के वार्ड का काम चालू है। पैचवर्क करेंगे, रोड बनाने का काम। सुनिए ना, आप सवाल करें तो पहले पूरा जवाब ले लो। पहले तो कमिश्नर साहब ये भी करने को तैयार नहीं थे। अच्छा, हमने कैसे उनकी, जब उन्होंने काम निकाला काम करने के लिए, तो कोई काम लेने को तैयार नहीं था, क्योंकि तो कारपोरेशन पैसे नहीं देती। फिर अरोरा साहब जो कंस्ट्रक्शन है, हमने उनकी मिन्नत समाजत की कि भाई काम लो, गड्ढे बंद होना बहुत जरूरी है, तो हमने ये काम करके दिखाया और काम चालू है। अच्छा, काम चालू, रोड का काम आपको जी हाँ, बंद होना। सब। उसके अलावा जैसे 25 कॉर्पोरेटर आपके पास पहले थे, अभी कुछ कम हो गए हैं, कुछ चलिए आपने कुछ निकाल दिया, माना आगे आपने निकाल दिया, कुछ खुद चले गए, जो भी हुआ। अब आगे के नए चेहरे, कोई आपसे बातचीत चल रही है आपके पार्टी के नए चेहरों से, बड़े चेहरों से, कि उनको लाकर आप पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे? इम्तियाज जलील साहब ने अभी हाल ही में पिछले हफ्ते के अंदर डिटेल बता दिया इसके अंदर कि कैसे लोगों को टिकट दिया जाएगा, कैसे लोगों को टिकट मिलेगा, और कैसे उम्मीदवार हम उतारेंगे। सर एक बात मेरी, एक ये हमेशा मेरा सवाल आपसे रहता है, आज फिर वही सवाल मेरी ज़बान पे आ रहा है। क्या खासदार इम्तियाज़ जलील के काम को देखकर, डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब के काम को देखकर बाकी लोग उसका क्रेडिट लेंगे? सर वो तो पार्लियामेंट में वो काम कर रहे हैं जो 20 साल से नहीं हुआ, ये मेरी भी मान्यता है। सलाम है आपको, ये मान्यता मेरी भी है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि आज तक वो आवाज औरंगाबाद की वहां नहीं पहुंची थी, पहुंच गई है। सलाम है इम्तियाज जलील को सर, वो बात छोड़ दीजिए आप। बात ये चल रही है कि क्या उनके काम का क्रेडिट आप बाकी सब लोग लेंगे? क्या बोल रहा ये है कि जो सवाल आप कर रहे हैं, आपने बताया कि क्या डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब और इम्तियाज साहब के काम के ऊपर लोग वोट दे देंगे क्या? तो उसका जवाब ये है कि आपने जाके कभी जमीर कादरी साहब का वार्ड देखे क्या? वो तो देखा, सब सर्वे हुआ है सर मेरा। उसके बाद में आपने जाके नासिर सिद्दीकी साहब का वार्ड देखा है, उसके बाद अयूब जागीरदार साहब का वार्ड देखा है, वार्ड देखा है। तो ये वार्डों के अंदर जो कारपोरेटर्स ने, हमारे शेख अहमद साहब ने, हमने जो लोगों ने काम किए, ये लोगों के जमीन के ऊपर कामों पे ध्यान मत दो। आप ही दे दो ना फिर जवाब। नहीं तो फिर बाकी, आप बाकी के क्या, आप बाकी के नाम ही नहीं बोलन दे रहे, आप बड़ी बेसब्री में दिख रहे आप मेरे को। ठीक है। तो ये लोगों के काम भी इनकी जगह अपना काम है। हाँ। ये काम को देख के भी कारपोरेटर पर के जाएंगे। अच्छा साहब, मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी देखा है कि शहर अध्यक्ष चेंज हो गए हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। अब उसके अलावा हमने देखा कि कई लोग पार्टियों में आ रहे हैं, वो सत्ता में हैं, और दीगर राष्ट्रवादी के बड़े बड़े नेताओं को बड़ी बड़ी पोस्ट मिल रही है, उससे जनता को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अब जनता को जब फायदा हो रहा है, जनता तो फायदा सोचेगी, जनता फायदा हो तो राष्ट्रवादी की तरफ भागेगी, राष्ट्रवादी की तरफ अभी लाटों की लाट उधर पलटने की, ऐसा मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा लोग उधर जाने के चांसेस दिख रहे हैं। फिर आप कैसे, राष्ट्रवादी एक सत्ता वाली पार्टी है, यहाँ बड़े चेहरे राष्ट्रवादी में जा रहे हैं, दीगर पार्टियों में कांग्रेस में शाम उस्मानी है, बड़े बड़े चेहरे हैं। अब वो पार्टी के जब लोग बड़े बड़े अपनी तरफ लोग खींचेंगे तो क्या इमाम उतनी वोट ले पाएगी? देखिए, आप कह रहे हैं ना कि भाई सत्ता में है, बड़े लोग हैं, वो काम करेंगे, उनके काम के ऊपर लोग उनको वोट देंगे, ये बता रहे ना। एमआईएम जब वोट मांगने जाएंगे ना तो खासदार इम्तियाज जलील साहब के काम के ऊपर मांगी। आपने चुन के खासदार दिया, पार्लियामेंट के अंदर हर वो इशू को उन्होंने उठाया,
चाहे रेलवे का हो, एविएशन मिनिस्ट्री का हो, हेल्थ का हो, जो है वो इशू उठाया। और सबसे अहम बात उसके परिणाम मैं बता रहा हूँ आपको कि रेलवे के अंदर के भी जो बहुत सारी मंजूरियां मिल चुकी है, उसी के साथ साथ हाईवेज की मंजूरियां उन्होंने करा के लाए। सबसे बड़ा काम इम्तियाज जलील साहब का, हेल्थ के अंदर जो उन्होंने काम किया, नौकरियां कितनी लग रही है, खुद इन % के अंदर हाईकोर्ट में लड़ा है और कितने लोगों को जॉब्स दिलाए। दूसरी एक चीज़ इसके अंदर सबसे अहम बताऊँ, अभी का जो सेशन हुआ, लेबरों की बात किसने उठाया? सर इम्तियाज जलील साहब की तो बात चली रही है ना। नहीं, बताना बहुत जरूरी है, जनता तक ये बात पहुंचने दो कि वो लोग बेचारे जिनकी कोई बात नहीं उठाता, लेबर की बात जो उठा रही कि आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्टर जो इनको लेबर्स को रख रहा है वो उनके पेमेंट नहीं दे रहे हैं, पेमेंट काट डाल रहे हैं। और कानून ये है कि जब आप जिसको एम्प्लॉइज बोल के रख रहे हैं प्राइवेट, तो इसका कानून ये कहता है लेबर एक्ट कि आप उतना जितना आप पीएफ काट रहे हैं उतना पीएफ कॉन्ट्रैक्टर ने डाल के उसका जमा कराना चाहिए। ये सारी चीजें नहीं रही, आवाज उन्होंने उठाई। दूसरी एक चीज, आज घरकुल आवास योजना जो प्रधानमंत्री की जो टाटा फिश हुई, उसकी आवाज जब इम्तियाज जलील साहब ने हाउस के अंदर उठाए, मैं आपको बता रहा हूं कितनी जमीन आज एक्वायर हो चुकी है, कितने हेक्टर जमीन एक्वायर कर ली उन्होंने। किसकी आवाज उठाने में? इम्तियाज जलील साहब की। 5,000 से 7,000 लोगों को घर मिलने वाले। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड मेरे को बोलने दीजिए कि 5 से 7,000 लोगों को औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर घर मिलेंगे, ये इम्तियाज साहब की क़यादत की बदौलत मिलने वाली। ये हमारा काम रहेंगे। आप जिन पार्टियों की बात कर रहे हैं ना, ये पार्टियां सिर्फ इल्जाम लगाना जाने, इनके अंदर जमीन के ऊपर कुछ भी हकीकत नहीं है इनकी। मैं आपको बार बार कहूँ, कल भी नासिर सिद्दीकी साहब ने कहा है कि 3 चुन के आए थे, कौन सी बिल में घुसे उसका जवाब आज तक देते नहीं। वो 3 चुन के आए थे और हमसे बड़ा सवाल करते, इसको वोट डाले थे, उसको वोट डाले थे। आप गोद में बैठ के गंदरव कर ले रहे, फेरे लगा ले रहे, निगाह पड़ के उनके साथ में, वो बुरा नहीं है। हमने दिए नहीं दिए वो हमारा और ऊपर वाला जानता क्या हकीकत है। कांग्रेस राष्ट्रवादी के कितने थे? कल बड़ी आसान सवाल आपसे हमारे नासिर सिद्दीकी साहब ने किया कि कांग्रेस राष्ट्रवादी के कितने थे, उनके वोट कितने गिरे और बाकी के वोट इनके कहां गए 150 से 200? अच्छा, ये सवाल है कि नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है ये। तो बस उनसे सवाल कीजिए, हमसे क्यों सवाल करते? बोलना बार बार पूछते हमने किसको दिया, हमने किसको दिए। हम जो करेंगे डंके की चोट पे करेंगे। अगर हम जो इशू उठाएंगे लोगों के हित को उठाएंगे, कमजोरों को उठाएंगे, दबे हुए कुचले हुए लोगों को उठाएंगे, गर्जमंदों को उठाएंगे। हमको मालूम आप किसके साथ खड़ रहे, कौन सी बिन बजा रहे थे, सब समझता हूँ। अच्छा, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब आप सीधे सीधे ये इल्जाम है कि उनको, आपको लगता है कि उन्होंने भी सूचना बीजेपी को वोट दिया है? आप बताइए ना फिर। 400 से 450 इनके जानने के और यहाँ के मिला गए थे, उनको वोट कितने मिले कांग्रेस वालों को और बाकी के वोट गए कहाँ? जमीन खा गया, आसमान खा गया क्या? एलियन यहाँ के लेके चले गया? बताना तो पड़ेगा ना। अच्छा, इन्हें पूछते हैं, सवाल नहीं है। ठीक है सर, चलिए सर आपसे बात करते और मैं देख रहा हूं आपके चैनल पे कुछ लोग, ठीक है आपका चैनल बहुत बड़ा है, आप बहुत अच्छे से सवाल करते हैं, आप भी लोग बहुत मेहनत करते हैं। जितने यूट्यूबर से मैं देख रहा हूं उनको, जिसमें खास तौर से आपका चैनल भी है, उसके अंदर दूसरे चैनल्स भी है, बहुत अच्छे सवाल करते हैं। लेकिन कुछ सवाल आप हमारे भी कीजिए उनसे। मतलब भाई कांग्रेस राष्ट्रवादी के इतने थे, वोट मिले थे, बाकी कहाँ गए थे? गए थे कहाँ? ये तो सवाल करना पड़ेगा ना। और जो आज छाती पीट पीट के पूछ रहे तुमने ऐसा मारे, तुमने वैसा मारे, उनको मैंने 1995 का जवाब दे दिया कि 1995 में हमारे उलमाए दीन ने, हमारी जितनी दीनी सियासी जितने दानिश्वर लोग, इन्होंने बैठ के भी बहुत कोशिश जब से असल से चली आ रही है। कभी हमने दलित समाज को, हमने हमारे आंग का दूसरा हिस्सा माना ही नहीं, हमने जिस्म का हमारा एक हिस्सा माना है उनको। ठीक है, तो थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। औरंगाबाद अपडेट्स की टीम आप तक पहुंची, आपने बहुत अच्छे सवालों के जवाब दिए और बड़े आप बहुत जज्बात में आ जाते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है। जज्बात का सवाल नहीं, सच्चाई जब सामने आती है ना जी, तो झूठे लोगों को भी तो किनारा होना चाहिए ना। चलिए, ये थे आरिफ हुसैनी साहब, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।